Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid, and I welcome you to Effortless Commerce classes. Guys, in the previous videos, हमने concept of calculation of cash flows सीखा एंड हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करे. गाइज, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं, तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए पहले, इस लेक्चर से पहले. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में सारे अपडेट्स मिल सकें. ओके गाइज, अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. RST लिमिटेड इज प्लानिंग to initial a new machinery costing rupees 15 lakh with a salvage value of 1 lakh after 5 years of life. Following information is available in respect of the machine. तो एक मशीन ले रहे हैं जिसमें हमें इनिशियल जो पैसा लगाना पड़ेगा उसकी कॉस्ट है 15 लाख और उसकी सैल्वेज वैल्यू है 1 लाख. 5 ईयर्स के लिए है वो मशीन, ठीक है. उसके बाद 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू हो जाएगी. एनुअल प्रोडक्शन जो वो करेगी 1 लाख यूनिट्स करेगी फॉर ईयर 1, ठीक है. फर्स्ट ईयर में वो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी और वो इंक्रीज होगा बाय 10,000 यूनिट्स पर एनम 5 ईयर्स तक के लिए, ठीक है. ओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स. ओके, तो 4 ईयर्स के लिए ये 10,000 से इंक्रीज होगा. फिर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, हमें टैक्स रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है. और हमसे कहा है कि फाइंड आउट इनिशियल, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल कैश फ्लोज फ्रॉम द मशीन. गाइज, हमें पता है कि इन सारे क्वेश्चंस में जहां हम कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करते हैं, पहले हमें इनिशियल कॉस्ट निकालनी होती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज एवरी ईयर वाले निकालने होते हैं और टर्मिनल कैश फ्लोज निकालनी होती है. नाउ लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट इनिशियल कैश आउटफ्लो. तो इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है इन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है रुपीज 15 लाख और इसमें हमारी कोई और कॉस्ट नहीं लगी है, तो रुपीज 15 लाख ही इसका इनिशियल कैश आउटफ्लो है. सेकंड हमें निकालना होता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि काफी सारे ईयर्स हैं हमारे पास. हमसे कहा गया है कि 5 ईयर्स तक सेल हमारी बढ़ती रहेगी. फर्स्ट ईयर की दी हुई है और बाकी के 4 ईयर्स की हमें और निकालनी है, तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी. So let's make a table for that. Okay guys, so अब मैंने टेबल बना ली है और इसमें जो जो चीजें मुझे दी हुई है वो मैं यहाँ पर पुट करता हुआ चलूंगा और मेरा कैश इनफ्लोज आ जाएगा. तो इन्होंने हमें एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है बट इन्होंने हमें सेल्स नहीं दिया है, तो एनुअल प्रोडक्शन को ही हम सेल्स कंसीडर कर लेंगे क्योंकि हमें सेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है. और सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें सेल्स लिखनी होती है और सेल्स हमें निकालनी है. एनुअल प्रोडक्शन को हमने सेल्स क्वांटिटी माना है, तो सेल्स क्वांटिटी हम पहले लिख देते हैं. देखिए, फर्स्ट ईयर में इन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपीस की प्रोडक्शन है और नेक्स्ट ईयर में फिर उन्होंने कहा कि 10,000 से बढ़ जाएगा, मतलब 1 लाख 10,000 हो जाएगा. फिर उसके नेक्स्ट ईयर में 1 लाख 20,000, सिमिलरली 1 लाख 30,000 एंड 1 लाख 40,000, ठीक है. ये सेल्स क्वांटिटी हो गई. अब हमें क्या निकालना है, सेल्स वैल्यू निकालनी है. सेल्स वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज 16 से. इन्होंने कहा है हमसे 16 रुपीज का हम एक यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है. तो जब हम 16 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 लाख. ऐसे ही 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख 10,000 को तो हमारा आ जाएगा 17 लाख 60,000. सिमिलरली
जब 16 से 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19,20,000। सिमिलरली 20,80,000 एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा 22,40,000। ठीक है, जब हम 16 से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हमारी ये वैल्यू आ गई। इसमें से अब हमें क्या माइनस करना पड़ता है? इसमें से हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है इन्होंने कहा है एट द रेट ₹10 है। सो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 लाख, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, ऐसे ही 1,10,000 इंटू 10, 11 लाख, और यहां पर 12 लाख, 13 लाख यहां हो जाएगा। जब 1,30,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 14 लाख हमारा यहां हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें माइनस करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहता है, और फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। ब्रैकेट में रखने से हमें याद रहता है कि हमें इसे माइनस करना है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे 2 लाख, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। गाइज, आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट we have to deduct depreciation also। अब ये depreciation जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। So let's see how we calculate the depreciation। Guys, यहां पर जो है हमें जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं शुरू में मशीनरी पर, उसकी कॉस्ट है हमारी ₹15 लाख, और इन्होंने हमसे कहा है कि 20% पर एनम डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, सो 15 लाख की कोई चीज है, उसमें फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 15 लाख का 20%, दैट इज 3 लाख। बैलेंस कितना बच जाएगा? 12 लाख। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया डेप्रिसिएशन, दैट इज 3 लाख। और नेक्स्ट ईयर का क्या डेप्रिसिएशन होगा? अगेन 12 लाख का 20%। 12 लाख का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,40,000। ये सेकंड ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है? 9,60,000। ओके गाइस, सो नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? थर्ड ईयर में 9,60,000 का, मैंने 9.6 लाख लिख दिया है, इंटू 20%, तो आ जाएगा 1,92,000। वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी बचेगी हमारी? वैल्यू ऑफ मशीन हमारी बचेगी 7,68,000। नेक्स्ट ईयर में जो हमारा फोर्थ डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 7,68,000 का, 7.68 लिख रहा हूं मैं, 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा? 1,53,000। तो बैलेंस कितना बचा मशीनरी का? बैलेंस हमारा बचेगा 6,14,400। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं 6,14,400 से 6,14,400। इस बार मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? जो मेरा फिफ्थ डेप्रिसिएशन होगा 1,22,880। 6,14,400 का 20% इतना आ जाएगा। इसका मतलब मेरी सैल्वेज वैल्यू कितनी बच जाएगी? देखो गाइज, अब हमें 5 साल तक इसको यूज करना था, 5 साल के बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू बच जाएगी। सैल्वेज वैल्यू इन दोनों, इस 6,14,400 में से 1,22,880 माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 4,91,520। तो सारे डेप्रिसिएशन अब हमने निकाल लिए हैं। बस यही डेप्रिसिएशन, ये सारे डेप्रिसिएशन जो हमने निकाल लिए हैं, यही सारे डेप्रिसिएशन अब हमें वहां पर पुट करने हैं बस। ठीक है गाइस,
सो लेट्स पुट देम। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का मेरा कितना आया था, 3 लाख रुपीज आया था, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं। नेक्स्ट ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन आया था 2,40,000, उसके नेक्स्ट ईयर में 1,92,000, फिर आया था 1,53,600 एंड लास्ट में मेरा डेप्रिसिएशन आया था 1,22,880। अब जितने भी ये फिगर्स माइनस में लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, इन सबको माइनस कर देते हैं हम लोग और हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको मैं PBT भी कह सकता हूं। ठीक है, तो 16 लाख में से 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख मतलब 15 लाख अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 1 लाख। सिमिलरली 17,60,000 में से ये सारे अमाउंट जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2,20,000। सिमिलरली यहां पर मेरा बैलेंस आ जाएगा 3,28,000, यहां आ जाएगा 4,26,400 एंड लास्ट में आ जाएगा 5,17,100। इसमें से अब मुझे माइनस करना पड़ेगा टैक्स, जो कि है 30%। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 30,000 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में 2,20,000 का 30% हो जाएगा 66,000, यहां पर हो जाएगा 98,400, यहां हो जाएगा 1,27,920। सिमिलरली यहां हो जाएगा 1,55,136। अब इसमें से मुझे टैक्स का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, अब मैं माइनस करके सारी फिगर्स को यहां लिख देता हूं। सो गाइज, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया मेरा। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको इसमें ऐड करना होता है वापस से डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। वो सिर्फ हम इसलिए माइनस करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। अब उसने टैक्स लायबिलिटी कम कर दी तो दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा अब इसमें डेप्रिसिएशन। तो सारे डेप्रिसिएशंस को दोबारा से हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां 3 लाख था, यहां 2,40,000, जो भी डेप्रिसिएशन यहां पर लिखे हुए हैं इन सबको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, सो मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब मेरा आ जाएगा कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज कैसे आएगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 3 लाख प्लस 70,000, 3,70,000, यहां पर आ जाएगा 3,94,000, 4,21,600, 4,52,980 एंड लास्ट में आ जाएगा 4,84,864। तो गाइज अब हमने कैलकुलेशन कर ली। देखो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा था इनिशियल कैश आउटफ्लो को मेजर करना, सेकंड स्टेप था हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज को मेजर करना। अब एक लास्ट स्टेप हमारा और बचा है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें टर्मिनल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। यही था लास्ट स्टेप हमारा। यस, तो टर्मिनल कैश इनफ्लोज। गाइस देखो, आपने यहां पर देखा जब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे तो सारे डेप्रिसिएशन जब हमने माइनस कर दिए थे तो लास्ट में हमारी सेल्वेज वैल्यू बची थी जो थी 4,91,520 की। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 लाख का हमने बेच दिया है। ठीक है, तो हमें एक तरीके से कुछ लॉस हो गया है। ठीक है, वो लॉस कैसे हुआ, देखो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू थी 4,91,520। तो यहां पर पहले आप एक्चुअल वैल्यू लिख लो कितनी थी। एक्चुअल वैल्यू जो सैल्वेज की थी मेरी वो होनी चाहिए थी 4,91,520 और मैंने सेल कितने में किया इसे
जो इसकी लास्ट में वैल्यू बची वो मैंने सेल कितने की कर दी, 1 लाख रुपए का कर दिया मैंने। दैट मीन्स 3,91,520 का मुझे लॉस हो गया है। और गाइज आप एक चीज देखना, आपने फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस हमें कैपिटल आइटम हमने सेल किया है, कैपिटल लॉस हुआ है हमें ये 3,91,520। और जब भी कुछ लॉस होता है तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो लॉस होता है वो हम अपने टर्मिनल वैल्यू में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, लॉस का हमें बेनिफिट मिल जाता है। दैट मीन्स 3,91,520 का मुझे 30% जो मेरा इनकम टैक्स है वो मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। मतलब 3,91,520 का लॉस जो है, ये 30% अगर टैक्स में इसका निकाल दूं तो मेरा आ जाएगा 1,17,456। ये मुझे एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरे टैक्स को कम कर देगा। ठीक है, सो अब मेरा टर्मिनल कैश इनफ्लोज जो मेरा एक्चुअल में होगा वो होगा, एक तो 1 लाख रुपए ये वाले जितनी की मैंने मशीन बेच दी, प्लस ये जो बेनिफिट मेरा हुआ है इसको भी मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि एक्चुअल में बेनिफिट तो हुआ है। तो मेरी टर्मिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,17,456। यही मेरा आंसर है गाइज। अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए, दैट इज www.effortlesscommerceclasses.com। ठीक है, वहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, उसके सॉल्यूशंस भी रखे हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके गाइज, सो एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।